कुछ कहानियां लिखी नहीं जाती, वो गाई जाती हैं। कुछ दर्द रोए नहीं जाते, वो बिरहा बन जाते हैं। आज हमारे पास जो स्रोत है वो एक ऐसी ही कहानी को हमारे सामने रखते हैं। ये कहानी है राम लखन नाम के एक शख्स की, जिसके दिल की एक टीस उसकी आवाज बन गई और उस आवाज को दुनिया ने बिरहा कहा। तो चलिए इन स्रोतों की मदद से इस कहानी की परतों को धीरे धीरे खोलते हैं। और ये सवाल बहुत दिलचस्प है, क्योंकि ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है। ये असल में एक प्रक्रिया को समझने की कोशिश है कि कैसे एक व्यक्तिगत त्रासदी, एक निजी घाव, लोक कला के जरिए एक सामूहिक अनुभव में, एक सामूहिक आवाज में बदल जाता है। हाँ, मतलब एक इंसान का दर्द पूरे समाज का दर्द कैसे बन गया। बिल्कुल। बिरहा महज एक गीत नहीं है, जैसा कि स्रोत भी हमें बताते हैं। ये गांव और समाज के उस अनकहे दर्द को जुबान देने का एक माध्यम है। बिछड़ने का दर्द, अधूरेपन का दर्द, वो दर्द जिसे अक्सर खामोशी में छिपा दिया जाता है। तो फिर कहानी के बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं, बचपन से। स्रोत हमें एक गांव के माहौल में ले जाते हैं। कच्ची गलियां हैं, गोबर से लिपे आंगन और बीच में एक पुराना पीपल का पेड़, जो शायद इस पूरी कहानी का अकेला मूक गवाह है। यही राम लखन और गौरी का बचपन गुजरा। और उनके रिश्ते के बारे में जो बात मुझे सबसे ज्यादा छूती है वो ये है कि इसे किसी ने बनाया नहीं, ये बस था। सही कहा। जैसे हवा होती है या पानी। और आज के दौर में ये समझना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम रिश्तों को मतलब शर्तों और वादों में देखने के आदी हो गए हैं। हाँ, परिभाषाओं में। हाँ, परिभाषाओं में। लेकिन स्रोत बताते हैं कि उनका बंधन गांव की मिट्टी में ही गूंथा हुआ था, स्वाभाविक था। उनकी माताओं के बीच की एक बातचीत का बहुत सुंदर जिक्र है। एक माँ कहती है, ये दोनों तो एक दूसरे की परछाई जैसे हैं। और दूसरी का जवाब आता है, बचपन है बहन, अभी तो बस मिट्टी खेल है। बिल्कुल। और ये मिट्टी खेल वाली बात बहुत गहरी है, बहुत ज्यादा। मतलब बड़े लोग इसे बचपना समझकर नजरअंदाज कर रहे थे, जबकि असल में उनके रिश्ते की जड़ें बहुत गहरी हो रही थीं। क्या हम कह सकते हैं कि यही नजरअंदाजी उनके रिश्ते को पनपने की एक तरह से आजादी दे रही थी? निश्चित रूप से। उस समाज में जहाँ युवा रिश्तों पर हमेशा एक पहरा होता है, बचपना समझना ही उनके लिए एक सुरक्षा कवच जैसा था। किसी की नजर नहीं थी, कोई रोक टोक नहीं थी, वो बस एक साथ बड़े हो रहे थे। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, बचपन के खेलों में भी भविष्य की आहट सुनाई दे जाती है। आप शायद उस कागज की नाव वाली घटना की बात कर रहे हैं। हाँ। स्रोतों में इसका बड़ा मार्मिक वर्णन है। सावन के महीने में गौरी कागज की नाव बनाती थी और राम लखन उसे पानी में छोड़ता था। और जब नाव टूट जाती तो गौरी खिलखिलाकर हंस देती, पर राम लखन वो चुप हो जाता था। ये सिर्फ एक खेल नहीं है, ये एक कह सकते हैं मनोवैज्ञानिक खिड़की है। गौरी के लिए नाव का टूटना खेल का हिस्सा है, एक पल की बात है, वो वर्तमान में जी रही है। लेकिन राम लखन का चुप हो जाना बताता है कि उसके लिए ये एक अंत है, एक छोटा सा बिछोड़। शायद उसे तब भी बिछड़ने का डर था, अनजाने में ही सही। वो चीजों के खत्म होने के विचार से असहज हो जाता था। और यही मौन, यही खामोशी आगे चलकर उसकी पूरी जिंदगी की कहानी बनने वाली थी। और यहीं से कहानी अपने दूसरे पड़ाव में दाखिल होती है। सावन भादो का मौसम, जब दोस्ती और प्यार के बीच की वो महीन सी रेखा मिटने लगती है। स्रोत बताते हैं कि ये बदलाव एक खास दिन आया, जब बारिश में भीगी गौरी को देखकर राम लखन बस उसे देखता ही रह गया। देखिए, सावन भादो हमारी लोक संस्कृति में सिर्फ एक मौसम नहीं है, ये भावनाओं का मौसम है। सूखी धरती पर जब पानी पड़ता है तो एक सौंधी महक उठती है ना। हाँ। ठीक वैसे ही दबे हुए एहसास भी इसी मौसम में सतह पर आते हैं। और उनकी प्यार की जो खासियत स्रोत बताते हैं वो है उसका अनकहापन। ये उस ग्रामीण परिवेश की सच्चाई है जहाँ मतलब आई लव यू नहीं कहा जाता। नहीं, बिल्कुल नहीं। प्यार महसूस किया जाता है, निभाया जाता है और अक्सर खामोशी में ही जिया जाता है। उनकी बातें भी तो ऐसी ही थीं। खेतों के किनारे घंटों बैठे रहते थे, ऐसी बातें करते हुए जिनका कोई सिर पैर नहीं होता था। पर शायद वो बातें मंजिल के लिए थी ही नहीं, वो तो बस एक दूसरे के साथ रहने का एक बहाना थी। लेकिन इसी सुकून भरे माहौल में एक सवाल उठता है जो सब कुछ बदल देता है। पीपल के पेड़ के नीचे गौरी धीरे से पूछती है, अगर मैं यहाँ ना रही तो? और ये सवाल, ये कहानी का टर्निंग पॉइंट है। ये पहली बार है जब यथार्थ उनके सपनों की दुनिया में दरवाजा खटखटाता है। यह डर की पहली परछाई है। पर यह सवाल आया कहाँ से? क्या गौरी को किसी बात का अंदाजा हो गया था? स्रोत सीधे तौर पर तो नहीं बताते, लेकिन संकेत जरूर देते हैं।
ये वो उम्र थी जब लड़कियों के रिश्ते तय होने लगते हैं। हो सकता है उसने अपने घर में कुछ अधूरी बातें सुनी हो, या शायद ये सिर्फ एक लड़की की सहज अंतर्दृष्टि थी। वजह चाहे जो भी हो, इस एक सवाल ने उनके रिश्ते पर भविष्य की एक छाया डाल दी। और यहीं से कहानी का तीसरा और सबसे मुश्किल पड़ाव शुरू होता है। सपने, समाज और पहली दीवार। हाँ, अब तक जो रिश्ता मिट्टी खेल था वो अचानक सबकी नजरों में आ गया। राम लखन के कंधों पर भी घर की जिम्मेदारियां आ गईं। और जैसा कि स्रोत बताते हैं, गांव की निगाहें बदल गईं। चौपालों पर, पनघट पर कानाफूसी होने लगी। और यहाँ जो बात गौर करने वाली है वो ये है कि कहानी में कोई एक पारंपरिक खलनायक नहीं है, कोई जालिम जमींदार नहीं है। यहाँ विलन हालात हैं, समाज है, गरीबी, सामाजिक नियम, ये सब मिलकर एक अदृश्य दीवार खड़ी कर देते हैं। लेकिन ये समाज वाली बात थोड़ी अस्पष्ट लगती है। स्रोत में गौरी के पिता का एक बहुत ही चुभने वाला वाक्य है। वो कहते हैं, प्यार पेट नहीं भरता राम लखन। सही पकड़ा आपने। ये धमकी नहीं है, ये यथार्थ का बयान है। गौरी का पिता खलनायक नहीं है, वो बस अपनी बेटी के लिए एक सुरक्षित भविष्य चाहता है। देखिए, उस समाज का एक तराजू होता है। वो तराजू प्यार या भावनाओं को नहीं तौलता, वो हैसियत तौलता है। वो तौलता है कितनी जमीन है, घर पक्का है या कच्चा, कमाई कितनी है। और राम लखन इस तराजू के हर पैमाने पर कमजोर था। तो इस सामाजिक दबाव का उनके रिश्ते पर क्या असर हुआ? जाहिर है उनकी मुलाकातों में दूरी आ गई होगी। दूरी से ज्यादा उनकी मुलाकातों में खामोशी आ गई। वो पहले वाली सहजता खत्म हो गई। अब वो मिलते भी थे तो एक अपराध बोध के साथ, चोरी छिपे। वो दीवार सिर्फ बाहर नहीं, उनके बीच भी खड़ी होने लगी थी। और इसी बढ़ती खामोशी और लाचारी से कहानी का चौथा पड़ाव जन्म लेता है, बिछो। स्रोतों में उनकी आखिरी मुलाकात का जिक्र बहुत दर्दनाक है। उसी पीपल के पेड़ के नीचे कोई शब्द नहीं कहे गए, कोई वादा नहीं, कोई इल्जाम नहीं, बस एक लंबी खामोशी थी। और फिर गौरी का बिना पलट कर देखे वहां से चले जाना। ये खामोशी तो किसी चीख से भी ज्यादा भयानक लगती है। क्योंकि इस खामोशी में स्वीकृति थी, हार मान लेने का भाव था। दोनों जानते थे कि अब कुछ नहीं हो सकता। गौरी का पलट कर ना देखना शायद उसकी हिम्मत थी, या शायद उसकी बेबसी। वो जानती थी कि अगर पलट कर देखा तो शायद जा नहीं पाएगी। और यहीं पर राम लखन का वो रूप टूट जाता है जो हम अब तक देख रहे थे। और एक नए राम लखन का जन्म होता है। एक ऐसा राम लखन जिसके अंदर का दर्द अब बाहर आने के लिए एक रास्ता खोज रहा था। स्रोत बताते हैं कि पहली बार उसने अकेले में गुनगुनाया, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। ये एक तरह का कैथारसिस था, भावनाओं का पहला विस्फोट। मनोविज्ञान में इसे सब्लिमेशन कहते हैं, जब आप अपनी दमित ऊर्जा को एक रचनात्मक रूप दे देते हैं। उसका दर्द इतना गहरा था कि वो आंसुओं में या खामोशी में नहीं समा सकता था। उसे एक जुबान चाहिए थी, एक लय चाहिए थी। और वो जुबान उसे गीत में मिली। और ये जुबान पूरी दुनिया ने तब सुनी जब गांव में एक तेरहवीं का मौका आया। इसका वर्णन बहुत शक्तिशाली है। जब रात में भजन कीर्तन के बाद सब शांत हुआ तो उस सन्नाटे को राम लखन की आवाज ने तोड़ा। कहते हैं कि उसकी आवाज कच्ची थी पर दर्द में पकी हुई थी। और वहां मौजूद हर शख्स की आंखें भर आईं। ये एक बहुत ही असाधारण पल था। असाधारण इसलिए क्योंकि उस रात गांव ने एक प्रेमी को टूटते हुए नहीं, एक बिरहिया को जन्म लेते देखा। वाह। और ये बहुत प्रतीकात्मक है कि उसकी पहली सार्वजनिक प्रस्तुति एक शोक सभा में हुई। वो तो अपने निजी नुकसान का मातम मना रहा था, लेकिन उसकी आवाज में जो दर्द था वो वहां मौजूद हर इंसान के अपने अपने दुखों से जाकर जुड़ गया। राम लखन का निजी दर्द उस रात एक सामूहिक दर्द का प्रतीक बन गया। लेकिन यहाँ एक सवाल मन में आता है, जी। क्या गांव में किसी ने इसे गलत नहीं समझा कि एक शोक सभा को उसने अपने दिल का हाल सुनाने का मंच बना लिया? ये बहुत जरूरी सवाल है और शायद कुछ लोगों ने ऐसा सोचा भी हो। लेकिन लोक संस्कृति की खूबी यही है कि वहां कला और जीवन इतने घुले मिले होते हैं कि उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। लोगों ने उसकी कलाकारी को नहीं, उसकी सच्चाई को सुना। उन्होंने देखा कि ये कोई प्रदर्शन नहीं है, ये एक आत्मा की पुकार है। जब दर्द सच्चा हो तो वो साझा हो जाता है। बिल्कुल। उसकी आवाज ने उन सब लोगों के अनकहे दुखों को जुबान दे दी थी और यहीं से उसकी यात्रा का आखिरी पड़ाव शुरू होता है। बिरहा की यात्रा। जब खेत में काम करने वाला राम लखन वो बिरहा वाला राम लखन बन गया। स्रोत बताते हैं कि गांव के मेले में जब उसे पहला बड़ा मंच मिला तो उसने गाते हुए देखा कि सामने बैठा एक बूढ़ा किसान अपनी पगड़ी से अपनी आंखें पोंछ रहा है। उस पल राम लखन को समझ आया कि उसकी कला का मकसद क्या है।
ये सिर्फ अपना दर्द सुनाना नहीं है, बल्कि दूसरों के दर्द को बांटना है। और यही एक लोक कलाकार की असली भूमिका होती है। वो सिर्फ मनोरंजन नहीं करता, वो अपने समुदाय का मतलब एक तरह से मरहम बनता है, वो उनकी आवाज बनता है। तो मतलब अब वो सिर्फ अपना दर्द नहीं गा रहा था? नहीं, अब उसके गीतों में किसान का पसीना था, परदेस गए पति का इंतजार करती औरत की चुप्पी थी, कर्ज में डूबे एक बाप की लाचारी थी। उसने अपने एक दर्द के जरिए दुनिया के 1000 दर्दों को समझना और गाना सीख लिया था। लेकिन इस सफर में एक सवाल अधूरा रह जाता है, गौरी का क्या हुआ? क्या उन तक राम लखन की आवाज कभी पहुंची? और यही इस कहानी का सबसे काव्यात्मक हिस्सा है। स्रोत में एक छोटी सी घटना का जिक्र है। राम लखन को पता चलता है कि गौरी ने कहीं उसका गाया बिरहा सुना था और सुनकर उसकी आंखें नम हो गई थी। कोई संदेश नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस एक खामोश स्वीकृति। वाह! उसकी कला ने वो संवाद पूरा कर दिया जो असल जिंदगी में अधूरा रह गया था। बिना कुछ कहे उसका दर्द, उसकी कहानी, उसकी कामयाबी, सब कुछ उस तक पहुंच गया। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटे तो ये कहानी हमें बताती है कि कैसे एक टूटा हुआ दिल एक आदमी को तोड़ता नहीं बल्कि उसे एक कलाकार के रूप में गढ़ता है। बिल्कुल। कुछ दर्द रोए नहीं जाते, वो बिरहा बन जाते हैं, और कुछ प्यार मिलकर पूरे नहीं होते पर टूटकर पूरी जिंदगी बन जाते हैं। आपने बहुत खूबसूरती से इसे समेटा है। राम लखन की कहानी को अगर हम एक बड़े मानवीय अनुभव के चश्मे से देखें तो सवाल सिर्फ ये नहीं रह जाता कि उसने क्या खोया। ज्यादा बड़ा सवाल ये बन जाता है कि उस खोने के अनुभव से उसने क्या रचा। उसने अपनी व्यक्तिगत हानि को एक सामूहिक कला में बदल दिया। ये एक बहुत गहरा विचार है कि अधूरेपन में भी एक तरह की पूर्णता हो सकती है। और यहीं पर मैं एक सवाल हमारे सुनने वालों के लिए छोड़ना चाहूंगा जिस पर वो सोच सकते हैं। राम लखन ने अपने दर्द को एक कला में ढाल दिया, लेकिन हम सब अपनी जिंदगी में छोटे बड़े अधूरेपन का सामना करते हैं। तो सवाल ये है कि क्या हर अधूरेपन में एक नई कहानी की, एक नई रचना की शुरुआत छिपी होती है? और क्या कला का सबसे सच्चा और गहरा रूप हमेशा दर्द की मिट्टी से ही जन्म लेता है?